अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए। साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने पहले भी बहुत से यंग एज ग्रुप के मसाइल के ऊपर बात की और बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम किए। उसमें यूथ के बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी सर ने डिस्कस किए और इसके अलावा और भी बहुत से अमराज के ऊपर ब्रीफिंग दी। लेकिन सर इस दफ़ा हम ये चाहेंगे कि जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर और टीचिंग्स बिटवीन कम्युनिकेशन गैप बहुत है, जिसकी वजह से बच्चों की एजुकेशन और अदर एक्टिविटीज मुतासिर हो रहे हैं और उनको साइकोलॉजिकल हैंडल करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इनका सलूशन क्या होगा और इसके साथ और बहुत से सवालात जुड़े हैं, वो भी हम सर प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब के साथ डिस्कस करेंगे और उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। तो मैं मुखातिब होना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने पिछले प्रोग्राम की एक जिस्ट दे दी है। तो जो आपका जो इस वक्त नुक्ता है, मैं उसकी तरफ आऊँगा कि आपने जिक्र किया पेरेंट का और टीचर का और एजुकेशन का। तो मैं इस सिलसिले में पिछले सिस्टम को जोड़ते हुए ये कहूँगा कि आप लोग ज़रा ये ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ उस बच्चे के कद काठ की तरफ ना जाएं, उसके अंदर जो एक चेंजेस आ रहे हैं ना, तूफान सा एक न्यू दुनिया डेवलप हो रही है। तो इसमें एक किस्म की फाउंडेशन स्टोन है अडल्टहुड का, कि यही बेस बनेगी जिस पर के वो अडल्ट बनेगा, फिर पर्सनैलिटी बनेगी, फिर वो कैरियर में जाएगा, शादी ब्याह करेगा। तो दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव एज। क्लिनिकली हमने देखा है जितने भी क्लाइंट हैं वो मोस्टली मीन 90% वो रिग्रेस कर जाते हैं। देखें ना जी, एक है पौधा, वो मजबूत है, लेकिन जब उसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे तो उसकी ग्रो उस तरीके से नहीं हो सकेगी जिस तरीके होनी चाहिए, वो दब जाएगा। तो इस सूरत में इस एज में इसको समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा ये भी आपसे अर्ज करूँ कि ये हमारी जो हैबिट पर फॉर्मेशन होते हैं, पर्सनैलिटी का दूसरा नाम है हैबिट आई में से फॉर्मेशन। जिस किस्म की हैबिट बनती जाएगी वो उसका एक यूनिक पर्सनैलिटी सी बनती चली जाएगी। तो उसका पर्सनैलिटी मैकेनिज्म इसमें चलता है। इसी में एटीट्यूड्स, उसकी इंटरेस्ट, फिर उसकी वजह से जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, अप्रिशिएट किया, इग्नोर किया, तो उसके अंदर वो एक नया सेल्फ बनता है। उसके मेंटल फंक्शनिंग पैटर्न बनता है कि मैंने इस तरीके से सोचना है, ये तरीका ठीक है। वो अपने ही आप से ऐसे इस तरह कोई करता रहता है कि उसकी मैं आगे जो बताऊंगा, जो मेन हमारे इस कल्चर में आई में से ड्रॉबैक्स, उसकी तरफ तवज्जो दूंगा और वेस्ट ने इसको किस तरीके से किया। ये लंबी जरिए कहानी चलेगी, लेकिन समझने के काबिल है। हर एक अपने अपने उसमें चले जाएं अडल्टहुड में, मैं हूँ, आप हूँ, तो आप देखिए उस वक्त हमारी क्या कैफियत थी, हमारे पेरेंट कैसे करते थे, हम किस तरीके से ग्रो अप हुए। और जो हो रहा है, फिर पेरेंट जब अपने बच्चे से ट्रीट करें ना, तो ये ना देखे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी है, या हम इतने मोज़ीन हैं। वो ये देखे कि ये नौजवान उम्र क्या है। तो मैं इस उम्र का जिक्र कर रहा हूँ कि उसको समझना लाजमी है। अगर आप उसको समझते नहीं और आप अपने स्टाइल से उसकी बेहतरी के लिए नसीहत दर नसीहत दर नसीहत दर नसीहत करते और दबाते चले जाते हैं, तो उसके बाद उसका क्या होता है, पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट, दिमाग ब्लॉक हो जाता है, अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है, अंदर उसके जहन में एक कोट सी लग जाती है। अबू जी ने ये कहा, दोस्त ये कह रहे हैं, यार हसरतें ये हैं। वो सारी उम्र इस तरह लड़ता लड़ाता, हर चीज़ में कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, ओवरलोडेड विद द इंफॉर्मेशन। ये चीज़ें वो समझ सकते हैं जो इस सब्जेक्ट को समझ कर अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। पहले ही से आप अपने ऊपर अप्लाई करें, फिर उसके बाद देखें कि व्हाट इज हाउ आई शुड हैंडल माय चाइल्ड या एडोलेसेंट पीरियड। तो हमें ये होता है अपना वो भूल चुके होते हैं, अपनी जो गलती होती हैं उनको मद्देनजर रख कर कहते हैं यार हमसे ये गलती हुई, इससे ना हो। तो उस बेचारे को क्या पता। तो आप एक किस्म का अपनी उस उम्र का वो जो होता है ना, मेकअप कर रहे होते हैं कि अल्लाह मियाँ माफ़ करे जी, ये है तो मैं नहीं करूँगा। तो वो उन चीज़ों को आपके ज़हन में चल रही होती है, वो बेचारा एक और दिमाग में होता है। तो देर इज़ अ काइंड ऑफ खलीज जिसे होता है ना एक उसके अंदर। फिर उसमें एटीट्यूड जो होते हैं आपके अजीब व गरीब किस्म के होते हैं। ये यूँ समझ लें कि जैसे एक प्लैनेट है वो बड़ा हो रहा है, वो ट्री है, उसके जो है मुख्तलिफ किस्म की उसकी कैफियत हैं। फिर ये स्टॉर्म सेस पीरियड है। फिर इसमें ये भी देखें कि यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जाती।
आगे आ जाता है मटेरियलिज्म, आगे आ जाता है ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी, आगे आ जाता है रिलीजन। और इसके अलावा वो जो उसके साथ ये होता है कि बुजुर्गों से मिलता है, इधर टीवी के वो जो लश्कारे मारते हुए सीन होते हैं, उधर से हाथ में पकड़ा हुआ है मोबाइल, तो वो जो चस्के आ रहे हैं, तो अंदर एक अजीब भगदड़ सी मची हुई होती है। आदमी नहीं समझता कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सिर्फ अपना ही इसमें सिलसिला लेकर चलते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ में ये भी ज़हन में रखें, ये मैं इसलिए इसको स्टार्ट को ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ, क्योंकि अगर बेस नहीं समझेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो बच्चा लेकिन एक सर मास्टर इसमें की रहता एक मैं रिक्वेस्ट आपसे ये भी करना चाहूंगा, जैसे आपने फिनोमिना की बात की, जी तो इस एतबार से जो लेडीज एंड जेंट्स हैं, लड़की लड़का हैं, वो अपनी एज ग्रुप के बदतरतीब जैसे जैसे वो बड़े होते चले जा रहे होते हैं, जी उनके जिस्मानी अज़ा भी डेवलप होते चले जा रहे होते हैं, उनके अंदर भी नुमाया तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो इस दौरान सर ऐसे माहौल में जहाँ कम्युनिकेशन लेवल पेरेंट्स का और टीचर्स का ना हो, तो वो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और बहुत सी अमराज उन्हें लाक हो जाते हैं। हाँ जी जी। फिर देखिए आपने जो चीज़ें, हाँ आपने जो चीज़ें बयान की, मैं आगे आ रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, आपको बाहर नजर आएगा छोटा सा है, इसमें yes, तो देखें ना जी, अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि एक किस्म का यूँ समझिए कि आपको एक शख्स है तो उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, डिप्रेशन के, एंजाइटी, हम आगे उसका भी जिक्र करेंगे, ड्रग्स का। ये हमारा काफ़ी प्रोग्राम ज़रा मजबूत किस्म का है, इसमें हम वोकेशन कैरियर काउंसलिंग का जिक्र करेंगे, इसमें हमारे एजुकेशन में जो ड्रॉबैक्स है उसका जिक्र करेंगे, फिर हम उसमें तरीके बताएंगे। मतलब ये हमारा प्रोग्राम दूसरों से इसलिए डिफरेंट होता है, दूसरे सिर्फ एनालिसिस देते हैं या जनरल बात का, हमने उस आदमी के अंदर घुसकर उसको समझकर उसी के अंदर उसका सोल्यूशन भी देना होता है, बाहर से मैंने कुछ नहीं ले आना होता। इसलिए हर प्रोग्राम में आप देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर पर मैं जोर देता हूँ। प्रिवेंटिव कुरान शरीफ का जितना भी है इस्लामी निज़ाम, उसमें प्रिवेंशन है। इस वक्त इससे सूरत में से बच्चे से यूं डील करें, इस वक्त यूं करें, इस उम्र में यह है तो ये सिखाएं, उसमें ये नहीं कहा कि डंडा लेकर उसको मारना शुरू कर दें और थप्पड़ लगाएं, लोगों माँ उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती कर दे, उन लोग के पट्टे गालियां देते हैं अजीब व गरीब किस्म के। तो मेरे दोस्त हम आएंगे ऐसा मैं ज़रा इसकी बेस के अंदर थोड़ा सा और बता दूँ। ये भी ज़हन में रखें कि जिस मोहल्ला और जिस जगह पर रहता है वहाँ वैगाबॉन्ड भी हैं, आवारा गर्द पहले ऑलरेडी फिर रहे हैं, गैंग फिर रहे हैं, ये जो नशे वाले, इस किस्म के अंदर लूप होल हैं कि फलाने से कनेक्शन रखना तो मेरी फलां हमारी औरत है वो यूं यूं कर दे, बड़ा कुछ है यार। मैं क्या तो शर्म आती है, क्योंकि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम होता है, तो लोग समझेंगे यार ये क्या हमारे घर की बात, तो घर की बातें हो रही हैं। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ और सिस्टम है, यहाँ का भी जिक्र करूंगा ताकि लोगों को पता चले कि हम सिर्फ बातें नहीं करते उस कस्म। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये जो है उसको फिर एक्सपीरियंसेस किस तरह होता है, एक्सपोजर किस तरह होता है। अचानक मतलब एक बच्चा है बड़ा नेक पारसा, उसको कुछ नहीं होता और वो बड़े मुअद्दब और बड़े होता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा केस हिस्ट्री का जिक्र किया था जिसमें कि वो लड़की टीनेजर अब हो गई है और बड़ी मज़े है, कुरान शरीफ पढ़ती है, दुपट्टा और हर वक्त तस्बीह और बड़े सिर नीचे करके चलना, तो उसके सामने कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ कि मेल ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन का। तो जिस वक्त वो एक लड़की को अचानक मुड़ते गली में जाके एक आदमी माँ जी यूरिनेशन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, खड़ा हुआ, तो उसका आदि धोती खुली हुई आदि नहीं शी साथ, उसके जहन पर क्या इम्पैक्ट हुआ, फिर उससे किस तरह ऑब्सेशन कंपल्शन की मरीज बन जाए। यही तो कहने का मतलब ये फैक्टर तमाम इर्द गिर्द पेश में हो रहे हैं। किसी को हम रिसेंटली इस चीज को देखें तो उसके माइंड को इतना मजबूत बनाया ही नहीं गया, उसकी जहनी निगहदाश्त ही नहीं की गई कि वो इस तरह के इंसिडेंट को मैनेज कर। राइट, हम उन्हीं को एक किस्म की रीडिंग या एक रील प्ले कर रहे हैं कि सोसाइटी में यूं हो रहा है तो आपको यूं करना चाहिए। इसलिए मेरा जो प्रोग्राम होता है उसमें ऑब्जर्वेशन पर जोर होता है, थ्योरी पर नहीं होता। थ्योरियाँ तो पड़ी हुई हैं, हमने देखना है कि एक्चुअली इस माशरे में माहौल में क्या हो रहा है, देहातों में क्या हो रहा है, छोटे शहरों में क्या हो रहा है, मोहल्लों में क्या हो रहा है, ये बड़ी बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ क्या हो रहा है, माँ बाप कितना तवज्जो दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं,
और मटीरियलिज्म दौलत के पीछे भागते हुए वो कहते हैं ये सबसे हमारी अट्रैक्टिव चीज़ है, तो अपनी असल जो औलाद है, अपना असल जो खून है, अपनी जो असल आगे नस्ल चलनी है, वो उससे बेनियाज हैं. They are not paying attention. They don't know where they are going, what is happening within their mind. मेरे कहने का ये मतलब है. तो लिहाजा उस चीज़ को कहने का मतलब ये है कि ये जो मुख्तलिफ किस्म की एक दो कई चीज़ें हो रही हैं, तो हमने उनको देखना है कि आप किस तरह ऑब्जर्व करें, किस तरीके से इसको चीज़ों को चलें. तो लेट अस, दिस वाज द बेस जो कि हमारी पहली हुई. आइए हम आपका सवाल का जवाब देते हैं. देखें, इंसान की जो शख्सियत है उसकी बेसिस है. नंबर 1, वो अल्लाह ताला ने ये रूह दे दी. रूह मीन उसका पोटेंशियल, जिस किस्म की अल्लाह ताला ने उसके अंदर रूह की पावर दी है. अब ये बेस है, बेस के ऊपर 3 पिलर चल रहे हैं. एक चल रहा है पेरेंट का, वेरी स्टार्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा एजुकेशन का, और फिर उसके बाद आ जाएगा मुआशरा. तो हमें ये देने बताया कि ये अवामल फैक्टर हैं. अब ये जिस किस्म का कल्चर होगा, जिस किस्म का मज़हब होगा, जिस किस्म की कंट्री होगा, उस तरीके से उस बच्चे के ऊपर एक क्लीन ब्रेन पर ये इफेक्ट होता चला जा रहा है और उसकी पर्सनैलिटी पर चलती चली जा रही है. इसमें होता ये है कि उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, वो पूरी नहीं हो रही होती. फिजियोलॉजिकल चलो दे दिया, खाना पीना सब कुछ हर जिस तरह लोगों को मिल जाता, लेकिन असल चीज़ होती है उसको साइकोलॉजिकल नीड्स मिलनी चाहिए. अपनाइयत, मोहब्बत, इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, सताइश, ये चीज़ें अगर उसको नहीं मिलती तो आप उसको चाहे आई में से सोने के नवाले खिला दें, इट मेक्स नो डिफरेंस. कि रूह को ग़ज़ा ना मिली तो रूह तो कमज़ोर रही. एज ए रिज़ल्ट इज उसके अंदर पर्सनैलिटी इम्पावरिशमेंट, पर्सनैलिटी के अंदर खामियाँ, सोचों के अंदर खामियाँ, बड़ा होने के बावजूद एक बचगानापन, इमेच्योरिटी, वो ये मैं जो जिक्र करता हूँ इनोवेशन का, उसका अंदर का बच्चा तो बड़ा हो ही नहीं रहा. फिजियोलॉजिकली आप बड़ा कर रहे हो जी, होना साड़ा मुआशरा मुंडा जी 20 साल का, 20 साल क्या होना, उसको बातचीत करे तो यूँ है जैसे कि 14-15 साल ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड है करके, ना उसमें ठोसनेस, ना उसमें कॉन्फिडेंस, ना लेना देना. लिहाजा इसका ये होता है कि उसके जो गोल्स, एम और जो मेथड वो इस्तेमाल करता है वो अपनी रूह के हिसाब से करता है, लेकिन उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की. कोई मुझे समझे, कोई मुझे रास्ता दे, कन्फ्यूजन से निकालना होता है. एनर्जी गुड गुंड हो रही होता है, उसको स्टेट लाइन पर आना होता है. तो इसी उम्र में वो फिर बड़ा होता है, फिर उसकी सोचें, इंटरेस्टें पैदा होती हैं, फिर वो इसी हिसाब से अपने जॉब सिलेक्शन करता है. इसी हिसाब से जब उस पर स्ट्रेस पड़ती है तो उसको निकलने के लिए वो अपने तरह तरह के तरीके ढूंढता है. ना हो तो इर्द गिर्द कई बैठ मिल रही हैं आपके ये ड्रग्स और ये केमिकल और दिस और दैट. फिर वो बाज खाते पीते खाने के लोग, मैं आगे आऊँगा डिटेल में इस पर, आई शुड बी शॉर्ट. तो इन अदर वर्ड ये सोसाइटी है जो उसको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है. उसके अंदर कंपटीशन का मादा भी पैदा कर सकती है और सबमिसिव भी बना सकती है. लिहाजा कोई ये ना कहे कि जी मेरा बच्चा ये हुआ नहीं हुआ, ये है जी अल्लाह की रजा, यानी कि वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ थिंग. अल्लाह जी अल्लाह ਨੂੰ मंजूर, पर आप उसकी तवज्जो ना दें, उसको ठीक ना, ओ जी ये हो गया, मैं जी हूँ के करिए, ऐसा तो सब कुछ दिता तो कुछ ना होया. भाई रीजन इज दिस, व्हाई यू गिव देम इरेशनल बिलीफ सिस्टम. इरेशनल बिलीफ सिस्टम ये होते हैं इत्तेकादात, बगैर सोचे समझे उनको दे दिया. जो हमारे एक्चुअल टेक्निकल फॉल्ट हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स है, हम उनको डिनाई करते हैं और इस बात के ऊपर छोड़ देते हैं जी कि वो अल्लाह की मर्जी थी. हाँ, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ ना, ये लोग समझ रहे होंगे. तो उस उम्र में बच्चे के अंदर ये होता है कि जोश होता है, वो कुछ करके दिखाना चाहता है, ही वांट टू डू समथिंग, एक नई अपनी तखय्युल में आना चाहे, मैं एक नई चीज़ पेश करूँ, और वो जो प्रेशर उससे निकल कर अपनी एनर्जी को किस तरह लगाऊं. तो उस सूरत में उसको एक रहनुमाई की ज़रूरत होती है. नंबर 2, इसके बाद आ जाए, उसमें एक ब्लाइंड रेस होती है, सेल्फ प्रोजेक्शन, कि अपने आप को शो करना. अंदर से इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा बनाव शो करके तो अट्रैक्शन लेने के तरीके. इसी तरीके से वेस्टर्न ड्रेसेस की कॉपी करना, सेमी न्यूडिटी या उसके अलावा इन चीज़ों में एंगेज करना, जिसकी वजह से वो एनर्जी कहीं लगे रहे. बहुत बच्चे यूँ होते हैं नौजवानी की उम्र में आकर, जब उनका कोई ये चीज़ें नहीं मिलती तो पता क्या करते हैं, ऐसे खामखा, पंजाबी में कह लफ्ज़ अच्छा तो नहीं प्रोग्राम देते, ऐसे खामखा छेड़खानी कर लेना है जी, हम ये हैं, मैं जी वडेरियां दा मुंडा तो अस तो नहीं कर देंगे, साढ़े को तो ये है. तो देयरफॉर मेरे अर्ज करने का मतलब है, इस एज के अंदर पेयर के लिए एक तो सेल्फ अवेयरनेस, अपोजिट सेक्स की अवेयरनेस, एक्सपोजर, गिरदो पेश का एक्सपोजर, दुनिया का पता, उसके साथ साथ ये पता हो कि उसकी सेक्सुअल एडजस्टमेंट उसने किस तरह करनी, क्योंकि एक बहुत बड़ा
एक नया दौर शुरू हो रहा है जो बिल्कुल उससे नया है। तो उसके साथ साथ फिर हमने उसमें ये भी देखना है कि वो उसके अर्जिस क्या है और वो क्या क्या उसके ख्यालात हैं। जब ये चीज़ें नहीं मिलती, यहीं से तोड़ फोड़ शुरू होनी शुरू हो जाती है। गलत डिसीजन, गलत जॉब में चले जाना, गलत सब्जेक्ट लेना, गलत जगह पर शादी के लिए सिर मारना बगैर किसी तजर्बा के, फिर शादी होने के बाद गलत एडजस्टमेंट, क्योंकि कंप्यूटर तो वही दिया है ना जो हमने उसको शुरू में बख्श दिया। इसको एक लफ्ज मैं दूसरे में कहूँगा क्लिनिकली, उस क्लिनिकली जो लफ्ज इसमें जो इस्तेमाल मैं करूँगा वो ये कहूँगा सेल्फ परसेप्शन। परसेप्शन मीन चीज़ों को देखकर मान नहीं देना। सेल्फ परसेप्शन में क्या चीज़ हूँ, जो लोगों ने दिया वही लेगा। माँ बाप ने पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव है और गालियां दी तो नेगेटिव है। तो वो अपने आप को एक सेल्फ आइडेंटिफाई करता है, मैं तो ये चीज़ हूँ। फिर वो जो बाहर की चीज़ें हैं उनको वो अपनी डिमांड के तहत से मान ही देता है। तो ये फिर उसमें अगर पर नॉलेज होगा, साइंटिफिक चीज़ें होंगी, उसको ऑब्जर्वेशन पर प्यार किया जाएगा तो फिर वो होगा कि वो ठीक होगा। अदरवाइज वो कंफ्यूज्ड, सेमी कॉन्शियस और कंफ्यूज सोसाइटी में, ब्लाइंड फेथ, कोई पता नहीं, सेक्स की रो में आया तो फ्लो में चला गया, गलती दर गलती, फिर पकड़ा गया तो ब्लेम हो गया, ब्लेम होने के बाद उसका एक नेगेटिव इमेज हो गया। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है, इसके बरक्स से कि बाद बच्चों को जो डॉक्टर इस किस्म के हैं केसेस बहुत आते हैं जिसमें ये होता है कि वो अपनी मर्जी बच्चे के ऊपर थोप देते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, हमारे खानदान में डॉक्टर और डॉक्टर ये होता है। वो उस बच्चे को IQ उसका मीन मिडल होता है, मीन नॉट जीनियस, नॉट ओवर, रट्टा लगवा पर डिग्री लिवा देना, डिग्री के बाद अप्रोच करके उसको मेडिकल कॉलेज में चले जाना। मेडिकल कॉलेज में भाई मेडिकल का कॉलेज और आम कॉलेज की आई में से एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है। इसमें आपने ऑब्जर्व करना होता है, स्टडी करना होता है, कंप्रीहेंड करके एक चीज़ पेश करना होता है। उसको पैटर्न ही नहीं आता, वो पढ़ाई के वो तरीके ही नहीं है हमारे यहाँ। वो रट्टा थ्योरी करते जाओ और नंबर गिन के पेजेस के देते। क्या अजीब नहीं है ये कंट्री कि इन्होंने इतने लोग 1100 नंबर लेकर पास हो रहे हैं। यार दुनिया हंसती है इनके बाद। और मेडिकल डॉक्टर का ये उन्हें स्ट्राइक करने का तरीका तो आता है, आप उनको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उनको अलिफ ना बे नहीं आती होगी, नहीं कि हम तो डॉक्टर बन रहे, वो लव डॉक्टर। तो इस चीज़ के मद्देनजर रखते हुए आइडियलिज्म में चले जाना। होता ये है कि अगर वो कुरान शरीफ पढ़ें, माँ बाप उसमें तरीके बताए हुए हैं और वो मॉडरेट टेक्निक बताए हुए हैं जिसकी वजह से उनका करैक्टर भी बने, उनकी नीड्स को भी एक डिसिप्लिन किया जाए और उनकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके एक आई में से बैलेंस पर्सनैलिटी की जाए, दीन और दुनिया उसमें दोनों हों। लेकिन कौन कुरान शरीफ को पढ़े, ये तो जो आउटडेटेड बुक है। उसको पढ़ने का फ़ायदा तभी होगा जब उसको समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जो एडल्ट जो एज होता है इसमें जो ये चीज़ें हो जाती हैं, उसमें जो आपका मीडिया है, मैं उसका जिक्र आगे करूँगा, उसने भट्ठा ही गुल कर दिया, यानी कि आपकी रिप्लेसमेंट इस मीडिया ने ले ली है। लेकिन सर यहाँ पे एक और बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी है कि बच्चे बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं और वो ड्रग्स की तरफ देख रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खास तौर पर जो स्टूडेंट ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं सर, इसका आप क्या सोल्यूशन देते हैं? इनको किस तरह कवर किया जाए और ये एक्चुअल ये फेलियर है क्या, क्यों बच्चे जो है? देखिए, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पहले तो मैंने आपको पिक्चर बता दी कि किस एज में बच्चा है, वो उसकी क्या अंदर कंडीशन है और उसमें क्या क्या तूफान हैं, क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रही हैं। एक किस्म का स्ट्रेस का पीरियड है, एंग्जाइटी का पीरियड है, कुछ बनने का पीरियड है, यानी कि अंदर भी तूफान मचे हुए हैं, बाहर के भी तूफान मचे हुए हैं। फिर उसके अंदर वो ये देखता है कि मुझे इस मुआशरे में कहीं वो जगह नहीं मिल रही कि मेरे इन प्रॉब्लम को रेजोल्यूशन के लिए मुझे कोई रहनुमा मिले, गाइड मिले। माँ बाप तो कहते खाओ पियो जी, अस ठेका लिया जाओ जमा करा दी तो स्कूल तो टीचर जाने तो तुसा जानो। और टीचर बेचारा आता है, वो टाइम पूरा करता है, उसने कोई शाम को ट्यूशनें पढ़ानी होती हैं। उनको यही नहीं पता कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारा ये जो कोर्स है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है कि नहीं होती। वो तो और नहीं, और मैं आगे लेकर चलूंगा, लिहाजा बड़ा ज़रा सुनिएगा और उस वक्त इंटरप्ट कीजिएगा जिस वक्त ज़रूरी हो, इसलिए कि ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। ज़रा मैं इधर से उधर कर गया तो बहुत से पॉइंट डर जाएंगे, फिर कहेंगे सर ये तो उन्होंने इन पर बताया नहीं। तो आइए इसकी तरफ।
अब ये देखिए इतने तूफान है उसमें घिरा हुआ है, इतनी लहरें आ रही हैं अंदर बाहर से, तो उसमें क्या होता है एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है, उसको टेंशन हो जाती है, नींद नहीं आती, बेचैनी है, करूं तो मैं क्या करूं, सिर मारता फिर रहा है और परेशान हाल है। स्कूल में मैं बताऊंगा वो कौन कौन से तरीके हैं बाद में, या पढ़ाने का तरीका या सिस्टम अमेरिका का क्या कंपेयर भी करूंगा। अब स्ट्रेस में वो चाहता है कि मुझे कोई शॉर्टकट टेक्निक मिले, शॉर्टकट टेक्निक ये मिले कि एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ मिल गई, अगर एंजाइटी है तो उसके लिए दे, भाई दवाई देने से पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो जाती। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वो एक वक्ती यस सर। सहारा, वो एक वक्ती सहारा फरार का तरीका कार है, जब तक उस शख्स की सोचें ना चेंज की जाए, माहौल को ना चेंज किया जाए, उसमें वो इंसाइट और अवेयरनेस पैदा ना की जाए, तो दवाई तो एक किस्म का नशा है। तो इन अदर वर्ड हमारी सोसाइटी में जब भी कुछ ना हो तो वो सीधा दवाइयों पर ठोक देते हैं कि भाई इस ये लेते हो। ये नहीं कि दवाई की ज़रूरत होती है, लेकिन वो एक किस्म की फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेट मीन उसको जो तरीके बताया जाए उसमें वो उसको फैसिलिटेट करता है। तो आइए अब मैं वो उन काजेज़ की तरफ जाऊंगा जिसकी वजह से कि ड्रग्स की भरमार होती जा रही है, ड्रग्स अवेलेबल हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस है इंटरनेशनल लेवल पर, इसमें गैंग्स और कुछ हैं। फिर वो उनके जो लोग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी जगह, अपने साइकोलॉजिस्ट, कहाँ किसको फंसाना है, किस तरह कॉलेज में हमने इंटरप्ट करना है, किस तरीके से हॉस्टल में हमने पहुंचना है, किस तरीके से पहले फ्री देना है कि जी इसका जरा देखो तो मजा क्या आपकी पढ़ाई में मदद देगा। स्टार्ट यहाँ से काम होता है। दोस्त ने कहा यार कि यार वो टीन लाई है ले दोस्त आराम ना सो जा। दिस स्टार्ट विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। यस अब सर। वो कह रहा है कि हैबिट फॉर्मेशन में, जिस समय आप कहते हो एक आदमी चेन स्मोकर हो जाता है, क्यों हो जाता है भाई, बर्थ तो नहीं होता, तो फिर वो किस तरीके से हो रहा है, मीन उसकी जो अंदर वो स्ट्रेस की वो कैफियत है उसको सुलाने के लिए उसने यूज किया। वो कहा कि जब स्ट्रेस होगा उसको इस्तेमाल करेगा। दिस इज द वे इट स्टार्ट्स। ये आगे तो ये जो हिस्ट्री है ना, जो नया ट्रेंड आ गया सेक्स में, नया पढ़ाई के तरीके, नए सेक्स की वो फिल्में देखना, गाने, डांस, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में इकट्ठे होकर अल्लाह गुल्ला ते एक्सपोजर ऑफ द बॉडी है, एक्साइटमेंट हो रही है, दिस है दैट है, फिर साथ ही इधर से आना ओ नहीं यार अल्लाह अल्लाह पकड़ न ले, अंदर एक कोर्ट शुरू हो गई, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, उसमें एंजाइटी बढ़ती गई। अब होता गया कि उस एंजाइटी के निकलने के लिए उन्होंने हर एक ने तरीके अडॉप्ट किए। ये इतना मर्ज बढ़ती जा रही है कि मैं ज़रा वेस्टर्न लाइफ का भी थोड़ा सा बताऊं कि वेस्टर्न लाइफ में ये जो सेक्सुअल असॉल्ट और दीगर मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ तो फैमिली यूनिट ख़त्म ही हो गया ना जी। वो तो अब सिर्फ नफ्स नफ्से से दो चार हैं ना, वहाँ पेरेंट ने किया, उन्हें स्कूल पर डाल दिया। स्कूल मैं बताऊंगा उनका क्या सिस्टम है जो हमें भी अडॉप्ट करना है। लेकिन इसके बावजूद जो उन गैंग्स के अंदर चला गया शख्स, तो उनका क्राइम रेट्स क्या हुआ, जो पिएगा डांस करेगा तो लाजमी तौर सेक्स की तरफ माइल करेगा, तो इससे यस सेक्सुअल क्राइम बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट रेट ऑफ ड्रग्स जो है क्राइम मेल में 66% है और आई में से फीमेल में 15% है, और इसमें गैंग जो होते हैं वो 19% इन्वॉल्व होते हैं। और ये अमूमन आम आदमी ने तो ले लिया अपने दौरे के हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां जो ज़्यादा स्ट्रेस से दो चार होते, स्मार्ट लड़कियां जिनको बिजनेस में आना होता है, उनको ट्रैप करने के लिए फिर ये इस्तेमाल करते हैं। ये फिर इतना बढ़ गया है कि आपने बिल क्लिंटन का सुना होगा कि किस तरीके से वो अपने प्रेसिडेंट अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हुए। क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो एक अंदर फैलती चली जाती होती है ना, अंदर जरासीम कैंसर का फैलता चला जा रहा है। तो उसकी वजह से जब ये इस चीज़ की पीक में आप जानते हैं तो यू लूज सेल्फ कंट्रोल। जिस आदमी ने बुरा काम नहीं करना, जब ये ड्रग ले लेगा तो वो जो गुड सेल्फ है बैठ जाएगा, तो उसका जो नफ्स अम्मारा है या इड इम्पल्स या सेक्स या जुनून वो ऊपर उभर आया, उस पर खौफ कोई नहीं, दे विल इन्वॉल्व इनटू द सेक्स एंड एनी काइंड ऑफ क्राइम। दूसरा ये इसके अंदर ये जो वेस्ट में है वहाँ न्यूडिटी बहुत है, सिनेमा इंडस्ट्री में हर जगह, और उसमें सेमी नेकेड वोमन उनका वेस्ट सोसाइटी में है, फिर कॉलेज में है, फिर वहाँ से ये होता है कि मिलते जुलते हैं, फिर उनकी मैरिटल लाइफ अजीब व गरीब है ही नहीं, फैमिली सेटअप है ही नहीं,
इसके बरक ईस्टर्न के यहाँ जो ये सब कुछ है, जब आपने भी अपने बच्चों को इग्नोर कर दिया तो ईस्ट और वेस्ट में कोई फ़र्क नहीं रहा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट ये जो क्लिनिकल इसके फैक्टर हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कॉमन है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा किया है वो टीवी, ड्रामे, कमर्शियल और जो होता है। दूसरी तरफ मज़हब को हमने जो उनके ऊपर धौंसा है, खौफ की वजह से धौंसा है। ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, गलती हो जाती है। इंसान बाय नेचर इसमें जो इंसान है वो ख़ता का पुतला है, जिससे डायरेक्ट तो अल्लाह कहता है मैं माफ़ करूँगा, मैंने बनाया ये कि आपको अंदर टेस्टिंग है तो टेस्टिंग में घबराए नहीं, अगर गलती हो गई तो दोबारा रिपीट ना करें। लेकिन वो ऐसा उसका पिक्चर करेंगे, बस सुनो आग ये हो रही है, दिस हो रहा है, उधर से वो शदीद हमला, इधर से ख्वाहिश का शदीद हमला। यू गॉट इट माई पॉइंट। तो वो एक स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, ये फैक्टर बड़ा प्ले करता है। ऊपर से ये तरीके और टेक्निक इसके फिल्म के देख लिए, तो अब वो कहता है जाऊं तो जाएं कहाँ, वो सब एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होता है इकट्ठा हो जाना स्ट्रेस स्टोर का। तो एडोलसेंट एज का अपना जोश होता है, इधर से ये फैक्टर, तो इस वजह से टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन चीज़ें होती हैं। अब आइए कि ये हो गया, तो इसमें फिर हमें देखना ये है, अब इसका क्लिनिकल की तरफ भी तो आए ना। अब हम बातें करते बात नहीं बनती। अब ये देखिए कि ये हो, क्लिनिकली, मैं उसका मेन पॉइंट बताऊंगा। अगर आप रोक लेंगे तो 70% डिजीज यहीं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर हो गया तो उसके तरीका क्या इलाज है, उसमें क्या क्या फैक्टर आम हम कर सकते हैं। क्योंकि असल में तो इसको फिर जाते हैं वहाँ ड्रग्स का जो सेंटर है वहाँ पर, ठीक है, हम जनरल बता रहे हैं, हम शदीद को नहीं बता रहे। कोई हमारा काम कोई यहाँ कोई सेंटर तो नहीं खोलना। तो सबसे पहले देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम कोई हेल्प नहीं है, सिर्फ कहता है ये रट्टा लगाओ, यूँ करो, यूँ करो। तो सारा जोर मेमोराइजेशन पर है, कंप्रीहेंशन पर नहीं है। जब मेमोरी पर इतना ओवरलोडेड हो जाएगा तो फिर आदमी का ज़हन उसमें काबू में नहीं रहता। ओवरबर्डन इन मेमोराइजेशन, ओवरबर्डन। फिर उसके बाद हम आइडियलिज्म का शिकार है। जो चीज़ है उसको एक्सट्रीम मॉडल देना है, उससे काम का देना ही नहीं। कोई करे तो यार ये भी कोई गल है, नंबर तो सिर्फ एन लैके आए तो इस यूनिवर्सिटी टॉप पे आना चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट द, आई मे से, कैपेसिटी विच अल्लाह ताला ने उसको दी है। तो आप क्यों उसको हवाओं में उड़ाकर उसका बेड़ा गर्क करना चाहते? फिर उसमें अंदर ये है कि प्रोफेशनल कंपटीशन विदाउट काउंसलिंग, ये जो होता है ना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, इनमें कंपटीशन बहुत होता है, जैसे CSS में होता है दूसरों में। तो यहाँ कंपटीशन का फर्क बड़ा पड़ जाता है सिलसिला। उसको किस तरह रिजॉल्व करना है कि कंपटीशन के बजाय उनको कहें कि यू शुड रन फॉर द बेसिस। जब बड़े आगे चले जाएंगे तो फिर जब सेंसेस डेवलप हो जाएंगे फिर हम उसकी तरफ लेकर आपको जाएंगे। फिर है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस नीड बाय द रूरल एरिया स्टूडेंट। महंगाई है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्हें बेचारे देहात से ज़मीन या इधर करके उधार लेके भेज दिया। अब लड़के को भेज दिया, एक तो ये उसके बाद वो ला तल्लक हो गया, लो जी साड़ा काम तो हो गया, अल्लाह तुझे PhD करके निकलेगा। तो आपको क्या पता हो किन लोगों के साथ बैठे हुए, किस तरीके से बैठे हुए, कहाँ वो रात सोता है, कौन से हॉस्टल में रहता है, कहाँ उसकी रेजिडेंस है, प्राइवेट है, लोकल है, किस किस्म की है, उसका प्रेशर ग्रुप कौन सा है, वो क्या काम करते हैं, खुद पीते हैं, दूसरे पिलाते हैं, या इस सिलसिले में। तो इसमें ख़ास तौर पर ये जो हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं वो इसमें से बड़ा दो चार हो रही हैं। पीछे पूछने वाला कोई नहीं, गरीब है, फिर वो जो वहाँ दे के ड्रेस करने वाली और यूँ और ये फैशन करने, वो कहते हैं मैं भी करूँ, ह्यूमन नेचर है। पैसे कोई नहीं, स्ट्रेस में है, वो फिर वहीं वो एक पी रही है, और तू क्या हर वक्त पिट कर दी रहे अब्बा जी का, ये सूटा ले आराम ना सो जा, वो इम्तिहान कल देना है, सूटा ले तो ठंडी हो जाएगा, कल तेरा पेपर बेहतरीन, वो आप उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ? अब कुछ देर के बाद ये है कि शुरू में तो उन्होंने फ्री दे दिया, अब जब आदत पड़ गई उन्होंने कहा जी, वो कहते मैं कितों ले, मेरी तो फीस ही बड़ी मुश्किल ना आती। देन देयर दे स्टार्ट यूजिंग द गर्ल फॉर सेक्सुअल पर्पस। ये आपके हॉस्टलों में ये लोग साथ मिले हुए होते हैं, ये सारा कुछ हो रहा होता है। मैंने कई एक केसेस मेरे पास हैं, मैं क्योंकि टाइम के हमारे शॉर्टेज है, वो किस तरीके से माँ बाप ने कुछ किस तरीके से भेजा,
फिर वो किस तरीके से बन गई, और फिर माँ बाप ने पूछा बेटा इतना कितने पैसे आते हैं, हम तो थोड़ा सा बड़े तुम फैशन यूं कर, नहीं अम्मी मैं उधर कोई प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाती हूँ। प्राइवेट ट्यूशन से मुराद वो होता है जो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। यस इस तरीके से ये एजुकेशन। फिर उसके बाद ये जो हॉस्टल की लाइफ बड़ी अजीब व गरीब होता है, फ्री ऑफ प्रेशर, जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला नहीं, रात जितने बजे आओ, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग विद द वार्डन, दिस एंड दैट, सब कुछ होता है। यस हर एक को नहीं कह रहा भाई मेरे, हर एक को नहीं कह रहा, खुदारा समझिए, ये ना मेरे ऊपर फतवा लगा दें जो साढ़े इंस्टीट्यूशन से, वो भाई जहाँ ये हो रहा है उनकी बात करो, जो नहीं हो रहा है वो खोले जरा आंखें, कहीं हमारे यहाँ भी ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि गैंग है ये, दे सप्लाई, दे डू एवरीथिंग, जिस तरीके से हम पुराने वक्तों में होता था। फिर हॉस्टल लाइफ का फिर एडिक्शन का जो होता है ना, ख़ास तौर पर ये जो उनको एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटेशन से उससे बड़ा बढ़ता है उनका, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता, नाइट एक्टिविटीज़ होती हैं, गैंग उसमें मिल जाते हैं, तो सेक्सुअल बेनिफिट्स करने के लिए वही तरीके करते हैं। पेशेंट बेचारे वहाँ बैठे हुए होते हैं, पेरेंट वो, मैं जी इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ है ना भतीजी उन्हें इंशाल्लाह इस दफ़ा यूनिवर्सिटी गई थी, ये हो जाएगा तो हो जाएगा। तो दिस आई टोल्ड यू, दिस इंक्रीजिंग, एंड इफ यू गो एंड हैव रिसर्च, ये मेरे दोस्त अहबाब जो साइकोलॉजी के हैं, यूनिवर्सिटियों के लोग हैं, या ये हॉस्टल वार्डन हैं, दीगर लोग हैं, उनका काम है कि इसको ऊपर चेकिंग कैसे रखो, उनकी हाज़िरी किस तरह देखी जाए कि प्रेजेंट हैं कि नहीं, क्योंकि दस्तखत कर देते हैं फिर वो गायब हो जाते, उसको देखें कौन से ये लोगों को मिलते हैं, कौन इसके इर्द गिर्द हमारे हॉस्टल के या यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो अननेसेसरी फिरते रहते हैं, स्टूडेंट नहीं। तो इसकी हम डिटेल में तो बाद में जाएंगे, लेकिन बड़ा एक सेंस, मैं ये चाहूँगा कि हम इसका जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में दें, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नहीं, इससे पहले कि आप इजाज़त चाहें, मैं चंद एक अल्फाज आपको शेयर करना चाह रहा हूँ जो गालबन आपको और मेरे जो दोस्त और अहबाब हैं उनको भी थोड़ी सी समझ आएगी कि जो ज़िंदगी है इसमें इस्लाम ने बहुत गहरी गहरी बातें बता दी हैं, हम लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हर जो होता है ना फिक्रा उसमें दिया गया होता है, उसमें एक हमारे लिए एक असूल दिया गया होता है। तो मैं आपको 3-4 वर्ड बता देता हूँ आज के प्रोग्राम के एंड पर, ताकि वो ये ना समझे कि जी इन्होंने सिर्फ बात कर दी है तो बात यहीं ख़त्म हुई। सबसे पहली बात यह है कि इंसान जो है उसके मतलब जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ें पेश की हैं, उसमें एक चीज़ ये कहा है कि इंसान जो है लाकनूद है, वो जो दिया उस पर खुश नहीं होता, जो मिल गया उसका कोई कभी महसूस ही नहीं करता, लिहाजा वो सारी उम्र नाशुक्र रहता है। उसको हम सब कुछ भी दे दें तो वो कभी भी खुश नहीं होगा, कि उसकी फितरती उसने अपनी इस किस्म बना दे कि लेने वाला हाथ है और देने वाले को तरफ तवज्जो नहीं देता। दूसरा बात यह है कि इंसान बाय नेचर ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ से मुराद इमोशनली कमज़ोर है, लिहाजा ये इमोशनली कमज़ोरी जो है उसके पीछे जिसका ये जुनून लग जाता है तो ये उससे जराइम वगैरह पैदा होते हैं। इसी तरीके से इंसान जो है वो एक किस्म का एक्सट्रीमिस्ट भी है, वो ये चाहता है कि मैं जो चीज़ें हैं मैं करता चला जाऊँ। इसको आदमी को कहते हैं आई में से एक्सट्रीमिस्ट का, मेरे लफ्ज़ इस वजह से निकल रहा है। और चौथा मैं आपको ये कहूँगा कि इंसान जो है फितरतन जो होते हैं ना नेगेटिव चीज़ें उसकी तरफ ज़्यादा मायल होता है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब है कि आप लोग कुरान शरीफ में से जहाँ जहाँ इंसान की फितरत के मतलब लिखा हुआ है वो आज से 1450 साल पहले लिखा हुआ है, तो प्लीज़ उनको कहें कि हम इंसान हैं, गलती होना लाजमी है, हम इमोशनली वीक हैं, हम हाँ जनूनियत हम पर इसमें लिखा हुआ है कि इंसान जनूनी है, ये कुरान शरीफ के अल्फाज हैं। और इसी तरीके से जो चीज़ें मैं आपके बता रहा हूँ ये बहुत अरसा पहले से बना, फिर उससे पहले सूरत आती है, ये वाक़यात हुआ तो ये। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है, वी वर बोर्न लाइक अ क्लीन स्लेट एंड these are the circumstances which made us confused, complexed and I में से मुजरम और जलील और ख्वार आम हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये हमारे ऊपर एक चादर सी ओढ़ी हुई है, अगर इसको ऐसा ऐसा उतार दें तो अंदर से वही मोमन मिलेगा जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने अपनी एक नज़्मों में कहता रहा है
कि बेशक नमाज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक अंदर से वो बेदारी ना हो मोमन की, फिर तो उस तक बात नहीं फिर है। तूने तो जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ। हाँ, बिल्कुल। सामीन, आप देख रहे थे ह्यूमन इनोवेशन और मेरे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे और ये एक पूरी सीरीज के तहत इस प्रोजेक्ट को हम वन बाय वन प्रोग्राम के आप तक पेश करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।